स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान ने अब कौन से देश के 10 ऑयल टैंकर शिप्स को एक साथ पास करने की परमिशन दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्फ्रंटेशन के ऊपर क्या अपडेट आ रही है और यूक्रेन ने भारत और रशिया के ऊपर क्या कमेंट किया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और ईरान के बारे में। पिछले 2-3 दिन से कई सारे इंटरनेशनल और भारतीय न्यूज चैनल्स ये लगातार क्लेम कर रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है और ये कई सारे न्यूज चैनल्स सोर्सेज के हवाले से खबर चला रहे थे। लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुद ही ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करके इस न्यूज का खंडन कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और बेसलेस हैं और हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी न्यूज पब्लिश करने से पहले फैक्ट्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया करें। यानी 30 दिन के सैंक्शंस हटाए जाने के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी तक ईरान से क्रूड ऑयल परचेज नहीं किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान इजराइल वॉर से संबंधित। जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था, पाकिस्तान ही वो देश है जो ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका ने भी ये कंफर्मेशन दे दी है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने जानकारी दी है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की टीम ने एक फ्रेमवर्क रेडी कर दिया है और ये जो 15 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है ये हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट की मदद से ईरान को दे दिया है, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और इसी वजह से काफी पॉजिटिव सिग्नल्स और सकारात्मक बातचीत देखने को मिल रही है। स्टीव विटकॉफ ने आगे कहा कि ये काफी सेंसिटिव डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, इसलिए इनकी एग्जैक्ट डिटेल्स पब्लिक नहीं की जा सकती है। हम मीडिया के थ्रू नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और क्या हम ईरान को समझा पाते हैं या फिर नहीं। ईरान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। ईरान या तो पीस एक्सेप्ट करे वरना सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, जिसमें और भी ज्यादा नुकसान और तबाही होगी। ये कहना है स्टीव विटकॉफ का, जो नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है। इसके साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी कुछ ही घंटे पहले ये जानकारी दी है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें एक अच्छा जेस्चर शो करने के लिए ईरान ने ऑयल से भरे 10 ऑयल टैंकर शिप्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास होने की परमिशन दे दी है और ये सारे ऑयल टैंकर शिप्स पाकिस्तान फ्लैग्ड थे, यानी कि इनकी डेस्टिनेशन पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान जा रहे हैं। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले ईरान सिर्फ 8 शिप्स को छोड़ रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी चीज के लिए माफी मांगी और 2 और ऑयल टैंकर शिप्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करने की परमिशन दे दी और अब टोटल 10 ऑयल टैंकर शिप्स हैं जो ईरान एक गुड जेस्चर शो करते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास होने दे रहा है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर आजकल विश्वास करना काफी मुश्किल है। कई बार उनको भी याद नहीं होता है कि 2 मिनट पहले उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दी है। लेकिन अगर ये बात सच है कि ईरान ने पाकिस्तान के 10 ऑयल टैंकर शिप्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फ्री पासेज दे दी है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के बीच दलाली का काम कर रहा है, पाकिस्तान को उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्रांस में होने वाले G7 समिट को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रांस में G7 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, जिसमें फ्रांस ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को भी इन्वाइट किया था और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच गए हैं। इसके साथ ही फ्रांस ने यह भी अनाउंस किया है कि 15 से 17 जून को फ्रांस में जो G7 के लीडर्स समिट होना है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समेत G7 कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे, उसमें आने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। यानी नरेंद्र मोदी जी G7 समिट अटेंड करने के लिए फ्रांस जाएंगे। अब इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आमने सामने होंगे। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऑपरेशन सिंदूर और फाइटर जेट्स डाउन होने के बारे में क्या कमेंट करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफी फ्रीक्वेंटली ये क्लेम करते रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में 10 फाइटर जेट्स डाउन होने वाले थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और भारत का ये युद्ध रुकवा लिया। अगर G7 समिट्स की साइडलाइन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप फिर से ये फाइटर जेट्स के डाउन होने वाली स्टेटमेंट देते हैं, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी अनकंफर्टेबल बात हो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। हम उसको भी कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। कई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की वजह से G7 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट अटेंड करने के लिए फ्रांस जाना चाहिए? हाँ या फिर ना, नहीं जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है म्यांमार के रिबल ग्रुप्स को आर्म ड्रोन्स की ट्रेनिंग देने वाले केस में 6 यूक्रेनियंस और 1 यूएस सिटीजन जो अरेस्ट हुआ था उस केस से संबंधित। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस केस में
एक और फॉरेनर अरेस्ट हो गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्लोवाकिया का एक नेशनल अरेस्ट हुआ है जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना मिजोरम म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इस केस में ये 8वां फॉरेनर अरेस्ट हुआ है। स्लोवाकिया की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन की कंट्री है एंड इसका बॉर्डर लगता है पोलैंड और यूक्रेन के साथ, यानी कि रशिया के काफी क्लोज है ये कंट्री भी। मिजोरम पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है और अब सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी इस स्लोवाकिया के नेशनल को इससे इंटेरोगेशन स्टार्ट कर दी है। कहा जा रहा है कि असम राइफल्स ने इसको अरेस्ट किया था। इसकी उम्र 58 साल की बताई जा रही है और इसने बताया है कि ये मिजोरम म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में एक वाटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये स्लोवाकिया का नेशनल आइसोलेटेड होकर काम कर रहा था या फिर ये भी म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर रिबल ग्रुप्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, क्योंकि मिजोरम म्यांमार बॉर्डर रीजन में जहां से ये जा रहा था वो टेरिटरी म्यांमार के रिबल ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं जो म्यांमार आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। रीजन चाहे वाटर फेस्टिवल को ज्वाइन करना ही क्यों ना हो, ये पर्सन जिस लोकेशन से अरेस्ट हुआ है वहां पर एंटर करने के लिए भी भारत के अंदर फॉरेन नेशनल्स को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है और इंडियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो कि इसने नहीं किया था। और ये भी एक तरह से वीजा नियमों की वॉयलेशन करना ही है। सवाल काफी सारे हैं एंड हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर मिजोरम पुलिस और NIA इस स्लोवाकिया के पर्सन को लेकर और भी जानकारी साझा करे। अब नेक्स्ट अपडेट भी मिजोरम म्यांमार बॉर्डर केस से संबंधित ही है। हुआ ये कि 6 यूक्रेनियन अरेस्ट होने के बाद यूक्रेन की गवर्नमेंट और यूक्रेन एम्बेसी ने स्टेटमेंट इशू करके रशिया के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे, क्योंकि ये जो यूक्रेनियंस अरेस्ट हुए हैं इनकी जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को इंटेल मिली थी वो रशिया ने भारत को पास ऑन की थी, जिसके बेसिस के ऊपर भारत ने ये अरेस्ट किए हैं। यूक्रेन की स्टेटमेंट के जवाब में रशिया ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके कहा था कि यूक्रेन की गवर्नमेंट एक नियो नाजी गवर्नमेंट है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है और यूक्रेनियन सिटीजन्स की जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट है ये क्वेश्चनेबल है, इसके ऊपर सवाल उठाए जाने चाहिए। अब इसके ऊपर यूक्रेन की गवर्नमेंट ने भारत के नॉर्थ ईस्ट और रशिया के एंगल के ऊपर एक दोबारा से कमेंट किया है। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया की जो विदेश मंत्रालय है वो एक्चुअल में रशिया की एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री है, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट में इंडिया में डिटेन किए गए यूक्रेनियन सिटीजन्स के ऊपर कमेंट किया था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया से जुड़े लोगों ने ही इंडिया की अथॉरिटीज को फेक इन्फॉर्मेशन दी थी, जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB के अंदर बुनी गई है, जिसमें यूक्रेनियंस को टेररिस्ट बताया गया है। ये जो यूक्रेनियंस के ऊपर आरोप है ये रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा बुने गए हैं, यानी कि इनको बनाया गया है और एक तरह से षड्यंत्र है। रशिया भारत में यूक्रेन के खिलाफ एक प्लान्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें झूठी कहानियां बनाकर रशिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाता है और अब भारत को भी अपनी पॉलिटिक्स में घुसाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने आगे कहा है कि रशिया अभी भी ये समझता है कि वो दूसरी कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है और भारत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के अकॉर्डिंग रशिया का भारत को इस्तेमाल करना ये सिर्फ गलत नहीं है, बल्कि भारत जैसी पुरानी और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री वाले देश के लिए इंसल्टिंग बात है। भारत के लिए शर्मनाक है कि रशिया भारत का इस्तेमाल कर रहा है। हमारा मानना है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है जिसका अपना खुद का सिस्टम है और वो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर काम नहीं करता है। इसके आगे यूक्रेन ने कहा कि रशिया के अधिकारी भारत की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले ही अपना फैसला सुना रहे हैं, जो ये दिखाता है कि वो भारत के इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनाना चाहते हैं ताकि रशिया के आरोपों को जस्टिफाई किया जा सके। यूक्रेन के हिसाब से ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम का बिहेवियर होता है जो अपने लोगों के ऊपर भी प्रेशर डालता है और यूक्रेन के खिलाफ वॉर में इनोसेंट सिविलियंस को मार रहा है। यूक्रेन का मानना है कि भारत एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है और भारत की कोर्ट्स रशिया की कोर्ट्स जैसी नहीं है जो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती हैं और जिनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस के भी आरोप लगते रहते हैं। यूक्रेन ने भारत की कोर्ट्स की तारीफ की है। इसके आगे यूक्रेन ने कहा कि उल्टा ये तो रशिया की विदेश नीति है जिसमें वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देता है, झूठी खबरें फैलाता है, इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट करता है और वो रशिया ही है जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स और प्राइवेट आर्मी की मदद से दुनिया के कई देशों में वायलेंस और इंस्टेबिलिटी फैलाता है। यूक्रेन ने कहा कि रशिया एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी रशिया की प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस मानता है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर दुनिया के बाकी हिस्सों में इंस्टेबिलिटी फैलाने का काम करते हैं। अब इसके अलावा भी स्टेटमेंट में काफी कुछ कहा गया है जिसमें से मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालें तो मोटे तौर पर यूक्रेन ने भारत की कोर्ट्स के फैसले का इंतजार करने का कहा है। यूक्रेन को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर भरोसा है और यूक्रेन के अकॉर्डिंग दूसरी कंट्रीज में प्राइवेट आर्मीज की मदद से इंस्टेबिलिटी फैलाने का काम ये रशिया का पैटर्न है। एंड यूक्रेन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि यहाँ पर भी रशिया का हाथ हो, लेकिन रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB यूक्रेन को इस केस में फंसाना चाहती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ईरान ने फ्रेंडली देशों की एक लिस्ट जारी की है
जिनके लिए कहा है कि वो इन कंट्रीज के कार्गो और टैंकर शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने की परमिशन देंगे। इस लिस्ट में ईरान ने 6 देशों के नाम शामिल किए हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, चाइना और इराक। हैरानी वाली बात है कि इस लिस्ट में श्रीलंका नहीं है। कुछ दिन पहले श्रीलंका में जो ईरान के एम्बेसडर हैं वो कह रहे थे श्रीलंका को भी फ्री पासेज मिलेगी, लेकिन जो ये 6 देशों की लिस्ट सामने आई है इसमें श्रीलंका को बाहर रखा गया है, लेकिन बांग्लादेश का नाम शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ये स्टेटमेंट दी है और कहा है कि ये वो देश हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और इन सब के साथ लगातार बात हो रही है, इसलिए हम इन 6 देशों के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री पासेज देंगे। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।